फिनॉल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारे लिए। इसकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो लगभग हर बार पूछी जाती हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आसान है। एक दो बार ध्यान से पढ़ लोगे चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिनॉल होता क्या है, मतलब कि इसका सूत्र क्या है। तो इसका सूत्र होता है C6H5OH। क्या चीज़ है समझते हैं। ये बना कहाँ से, ये बनता है आपका बेंजीन रिंग से। अब तुम्हें पता है कि बेंजीन रिंग क्या होती है। बेंजीन रिंग 6 कार्बन की रिंग होती है, जिसमें 3 क्या होते हैं, डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, और बाकी के सारे कार्बन पे क्या लगे हुए हैं, एक एक हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, 6 कार्बन की रिंग, 3 डबल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड रिंग के अंदर, और 6 क्या लगे हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हाइड्रोजन। इसको बोलते हैं बेंजीन रिंग। अब अगर बेंजीन रिंग के एक हाइड्रोजन को हटा करके, बेंजीन रिंग का ये जो एक हाइड्रोजन है इसको हटा दिया जाए और इसकी जगह पे क्या लगा दिया जाए, OH लगा दिया जाए, तो क्या बनते हैं, तो आपके फिनॉल बनते हैं। अब देखो ये चीज़ जो है वो यहीं लिखा हुआ है। कार्बन कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, तो ये हो गए तुम्हारे 6 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो ये हो गए 5, और एक क्या लगा हुआ है, ये OH, वो OH हमने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं क्या, फिनॉल। अब ये हो गई इसकी संरचना। कैसे इसको डायरेक्ट बनाना है, बार बार तुम्हें ये हाइड्रोजन दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, ये मैंने तुम्हें समझा दिया कि कैसे ये संरचना बनी होगी। तो संरचना अगर तुमसे पूछी जाए तो तुम्हें सीधे सीधे क्या बनाना है, ये बेंजीन रिंग और OH, या फिर ऐसे भी बना सकते हो, बेंजीन रिंग, उसके ये 3 डबल बॉन्ड और उससे क्या जुड़ा हुआ है, OH। मतलब कि बार बार हाइड्रोजन दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। तो चाहे ये संरचना बनी हो चाहे ये संरचना बनी हो, दोनों ही क्या हैं, आपके फिनॉल हैं और इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इसके IUPAC नाम की। तो IUPAC नाम के लिए तुम्हें पता है कि OH को क्या बोलते हो, हाइड्रोक्सी बोलते हो, और ये कौन सी रिंग लगी हुई है, बेंजीन रिंग लगी हुई है। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी बेंजीन। हाइड्रोक्सी क्यों, क्योंकि OH लगा हुआ है। हाइड्रोक्सी क्यों, क्योंकि ये OH लगा हुआ है। और बेंजीन क्यों, क्योंकि नीचे क्या है, बेंजीन रिंग है। ठीक है, तो हाइड्रोक्सी बेंजीन। एक बार फिर से देख लेते हैं। सूत्र क्या होगा, C6H5OH। संरचना क्या होगी, बेंजीन रिंग, और उससे क्या जुड़ा हुआ है, सीधे एक OH। ऐसे बनी हो बेंजीन रिंग या फिर ऐसे बनी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब एक ही है। IUPAC नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी बेंजीन। अब हम बात करते हैं इसके बनाने की विधियाँ, कि कौन कौन सी विधियों से इसको हम बना सकते हैं। तो जो सबसे पहली विधि आती है बनाने की विधियों में, वो आती है रासिक प्रक्रम। और रासिक प्रक्रम में क्या होता है, सबसे पहले बेंजीन को बदलते हैं किसमें, क्लोरोबेंजीन में। बेंजीन से पहले क्या बनाते हैं, क्लोरोबेंजीन बनाते हैं, और उसके बाद क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ, भाप के साथ कराने पर फिनॉल प्राप्त होता है। देखते हैं कैसे अभिक्रिया हो रही होगी। सबसे पहले क्या करना है, बेंजीन लेनी है। तो बेंजीन को हम लिख रहे हैं क्या, C6H6। इसकी अभिक्रिया किसके साथ हम करेंगे, HCl के साथ। किसकी उपस्थिति में, कॉपर की उपस्थिति में कराएंगे, और बहुत ही उच्च ताप पर हम यह अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, मतलब लगभग 800 केल्विन के आसपास ताप होगा, तब यह अभिक्रिया होगी। क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये HCl वाला, और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ का निकल जाएंगे। H और एक H मिल करके क्या बना देंगे, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, और प्लस ये जो Cl है वो जा करके सीधे किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से जुड़ जाएगा। तो C6H5Cl ये बन गया, और प्लस क्या निकल गया, H2 गैस। और ये जो चीज़ है C6H5Cl, ये क्या बन गई तुम्हारी, क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में क्या होने वाला है, दूसरे स्टेप में जो क्लोरोबेंजीन है इसकी अभिक्रिया किससे करा देनी तुम्हें, भाप के साथ। तो दूसरे स्टेप में C6H5Cl और प्लस इसकी अभिक्रिया भाप के साथ। भाप क्या होता है, H2O। जल को ही तो कहेंगे भाप, क्योंकि जल से ही बनी है भाप। ठीक है, अब ये जो H2O जो है इसको तुम कैसे लिख सकते हो, तुम्हें पता है, इसको लिख सकते हो कैसे, HOH के रूप में। अब यहाँ से ये H और ये Cl निकल जाएंगे, और ये जो OH होगा सीधे आकर के इससे जुड़ जाएगा। मतलब क्या बनने वाला है, तो ध्यान से, C6H5
OH आकर के जुड़ गया और HCl यहाँ से क्या हुआ, निकल गया। तो क्या निकल गया, HCl, और जो OH था वो जा करके सीधे किससे जुड़ गया, C6H5 से जुड़ गया, बन गया C6H5OH। और यही चीज़ क्या है, फिनॉल। ठीक है, अभी तुमने सूत्र देखा था, यही क्या बन गया तुम्हारा, फिनॉल। ठीक, तो ये हो गई तुम्हारी रासिक प्रक्रिया, रासिक प्रक्रम। अब दूसरी जो रिएक्शन है वो क्या है, एनिलीन या बेंजीन डाइजोनियम लवण से प्राप्त करना। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि बेंजीन डाइजोनियम लवण से फिनॉल को कैसे प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, बेंजीन डाइजोनियम लवण बनाएंगे, और लवण बनाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, एनिलीन। प्रयोगशाला में जो फिनॉल बनाने की विधि है वो क्या है, यही वाली विधि है, एनिलीन या बेंजीन डाइजोनियम लवण से। इसमें क्या करना है, सबसे पहले एनिलीन हमें लेना है। एनिलीन की अभिक्रिया किसके साथ, NaNO2 और HCl के साथ हमें करानी है। किसके साथ करानी है, NaNO2 और HCl के साथ हमको करानी है। ठीक है, कितने ताप पर, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर, यानी कि बर्फ़ की उपस्थिति में हमको ये चीज़ करानी है। बेंजीन डाइजोनियम लवण प्राप्त होते हैं, और उसके बाद बेंजीन डाइजोनियम लवण की अभिक्रिया किसके, जल के साथ कराने पर क्या बन जाते हैं, फिनॉल प्राप्त होता है। कैसे रिएक्शन होगी, चलो देखते हैं। क्या चीज़ लेना है, सबसे पहले एनिलीन। एनिलीन की अभिक्रिया किसके साथ, NaNO2 और HCl के साथ। तो एनिलीन क्या होता है, बेंजीन रिंग, और इसमें जोड़ दो NH2। इसको हम बोलते हैं क्या, एनिलीन। क्या बोलते हो, एनिलीन। इसकी रिएक्शन किसके साथ हम कराते हैं, NaNO2 और HCl के साथ। कितने ताप पर, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर। ठीक है, क्या बन जाते हैं, ये सीधे सीधे बन जाता है, ऊपर आ जाता है यहाँ पे N2 प्लस NCl-। ये क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसको, BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। BDC बन गया। BDC की अभिक्रिया अगर किससे करा दें, हम जल से करा दें, H2O। तो ये क्या होता है, सीधे सीधे जो N2 प्लस है, नाइट्रोजन गैस निकल जाती है, और यहाँ का जो एक हाइड्रोजन है वो Cl के साथ मिल करके क्या बना लेगा, HCl बना लेता है, और बाकी का जो बन रहा OH वो आकर के सीधे यहाँ पे जुड़ जाता है। फिर से बता दे रहा हूँ, क्या HOH ऐसे लिख सकते हो, ये HCl निकल गया, नाइट्रोजन गैस अलग हो गई, और बाकी का OH आकर के सीधे इस कार्बन पे जुड़ जाएगा। मतलब क्या बनने वाला है, ये हो गई बेंजीन रिंग, और उससे आकर के जुड़ गया क्या, OH, प्लस अलग हो गया क्या, नाइट्रोजन गैस, और प्लस यही क्या है तुम्हारा, फिनॉल। बार बार मैं इस चीज़ को नहीं लिख रहा, क्या बन गया, फिनॉल बन गया। ठीक है, तीसरी अभिक्रिया है कि बेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ हम करा दें, अगर O2 के साथ करा दें। कैसे, बेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ, वायु के मिश्रण के साथ। तो वायु के मिश्रण में तुम्हें पता है ऑक्सीजन गैस भी उपस्थित है, तो वायु के मिश्रण लिखा हो या फिर ऑक्सीजन गैस लिखा हो, दोनों चीज़ें एक ही हैं। ठीक है, तो बेंजीन और वायु के मिश्रण को 316 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर, किसकी उपस्थिति में, V2O5 की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, फिनॉल प्राप्त होता है। कैसे बनेगी, तो बेंजीन प्लस वायु के मिश्रण में हमें O2 चाहिए, और किसकी उपस्थिति में, V2O5 की उपस्थिति में। ये काम करेगा काहे का, उत्प्रेरक का। कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर, 316 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, सीधे सीधे ये आकर के ऑक्सीजन यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा, बन जाएगा OH। अच्छा, अब एक चीज़ और, चूँकि तुम्हें एक ही ऑक्सीजन की ज़रूरत थी तो ये समीकरण बैलेंस नहीं है, और बैलेंस करने के लिए तुम्हें यहाँ पे 2 लगाने पड़ेंगे और यहाँ पे 2 लगाने पड़ेंगे। अब ये समीकरण बैलेंस हो गई, ये चीज़ क्या बन गई तुम्हारी, फिनॉल। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो फिनॉल है इसके भौतिक गुण क्या होते हैं। ठीक है, तो भौतिक गुण में सबसे पहले ये क्या होगा, एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। मतलब इसके छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, वो कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। उसके बाद अगर इसको हम वायु की उपस्थिति में खुला छोड़ दें, मतलब ऐसे ही अगर उसका डब्बा खोल करके रख दें, या ये जो क्रिस्टल है इनको ऐसे ही खुला छोड़ दें, तो इसका रंग कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है, गुलाबी रंग का हो जाता है। तीसरी चीज़, अगर इसको स्किन पे लगा दें, मतलब अगर ये स्किन पे तुम्हारी गिर जाए तो क्या लगा देगा, फफोले वहाँ पे उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, जैसे फाले निकल आते हैं वो चीज़, फफोले यहाँ पर
निकल आते हैं। ठीक है, चौथी चीज़ ये क्या होता है कि ठंडे जल में अल्प विलेय होता है। अल्प विलेय मतलब थोड़ा घुलता है, लेकिन अगर अल्कोहल की बात करें या ईथर की बात करें तो ये पूरी तरीके से घुल जाता है। ठीक है, तो 4 इसके भौतिक गुण हो गए। पहला, रंगहीन होता है, क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। दूसरा, वायु की उपस्थिति में अगर खुला छोड़ दें तो कैसा हो जाएगा, गुलाबी रंग का। तीसरा, अगर ये स्किन के संपर्क में आ जाए, गिर जाए त्वचा तो क्या बना देगा, फफोले डाल देगा। और चौथी चीज़, ये ठंडे जल में क्या होगा, अल्प विलेय होगा, और अल्कोहल और ईथर में क्या होगा, पूरी तरीके से विलेय हो जाता है। अब बात आती है यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाओं की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, हर बार लगभग पूछी ही जाती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं एक भी मिस मत करना, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, कोई भी आ सकती है। सारी की सारी अभिक्रियाएं क्या हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। पहली रिएक्शन है सोडियम धातु या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया। क्या बनने वाला है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। कैसे होगी अभिक्रिया, रिएक्शन लिखते हैं सीधे। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, फिनॉल C6H5OH प्लस इसकी रिएक्शन किसके साथ, सोडियम धातु के साथ। क्या बनने वाला है, सोडियम फिनॉक्साइड। ये क्या होता है, C6H5ONA। और प्लस जब भी हम सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं किसी की, तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकल रही होती है। अब देखो हाइड्रोजन गैस ये निकल रही है, यहाँ से जो एक हाइड्रोजन था वो हटा दिया हमने, और यहाँ पे क्या जोड़ दिया, सीधे सोडियम। अब चूंकि एक हाइड्रोजन हटाया है और यहाँ पे कितने लिख दिए, 2, तो हमें इसके आगे लिखना पड़ेगा क्या, हाफ। अब ये भी कितना हो गया, एक हाइड्रोजन। ये क्या हो गई, हाइड्रोजन गैस। और इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। यही है हमारा क्या, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, अब मान लो रिएक्शन हम सोडियम धातु से ना करा करके हम किससे करा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे हैं। तब क्या होगा, ये आसान रिएक्शन है, समझ जाओगे तुम। C6H5OH और प्लस इसकी रिएक्शन किसके साथ, NaOH। अब तुम्हें पता है ये क्या है, Na प्लस, और ये क्या है, OH माइनस। ये OH माइनस यहाँ से क्या ले लेगा, इस H प्लस को ले लेगा। तो OH माइनस और H प्लस मिल करके क्या बना लेंगे, H2O। और ये वाला जो Na प्लस था ये जाकर के किससे जुड़ जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन से। यानी कि क्या बन जाएगा, C6H5ONa और प्लस निकल क्या गया, जल। और ये चीज़ क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, आसान है। फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम धातु या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर कराया जाए तो हमेशा क्या मिलेगा, सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है। जब सोडियम धातु लेंगे तब हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तब क्या निकलेगा, जल निकलेगा। ध्यान देना, आसान सी रिएक्शन है, याद हो जाएगी। चलो दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं, एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। C6H5OH। एसिटिल क्लोराइड क्या होता है, CH3COCl। अब तुम्हें पता है कि क्या होने वाला है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये, और यहाँ से ये Cl, HCl जो होंगे वो निकल जाएंगे, और इस ऑक्सीजन के बाद सीधे आकर के क्या जुड़ जाएगा, ये वाला कंपाउंड जुड़ जाएगा। मतलब कि C6H5O बॉन्ड COCH3, और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है फेनिल एसीटेट। फेनिल एसीटेट। ठीक है, ये लगा हुआ है फेनिल, और ये CH3COO कौन सी ग्रुप हो गई, एसीटेट, तो इसका नाम हो गया फेनिल एसीटेट। सिंपल सी रिएक्शन है, क्या था, H और ये Cl निकल गए किसके, HCl की तरह, और बाकी जो बच रहा था वो क्या हुआ, आपस में जुड़ गया। तो क्या बन गया, C6H5OCOCH3, और इसका नाम क्या हो गया, फेनिल एसीटेट। ठीक है, एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। ये क्या है, ये है एसिटिल क्लोराइड। नाउ तीसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अपचयन। अपचयन जब भी कराओगे तो तुम्हें पता है कि अपचयन का मतलब होता है क्या, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो फिनॉल का अपचयन अगर हम 474 से 523 डिग्री केल्विन पर निकिल और H2 गैस के साथ कराएं तो हमें क्या मिलेगा, साइक्लोहेक्सेनॉल मिलेगा। कैसे होने वाली रिएक्शन देखते हैं। फिनॉल को मैं ये डबल बॉन्ड दिखा करके लिख रहा हूँ, क्यों,
समझ आ जाएगा भी तुम्हें। अब हमें क्या करना है, इसका क्या कराना है, अपचयन। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। अच्छा, अगर हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ी जाए तो कहाँ कहाँ पे जुड़ सकती है, तो जहाँ जहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड खुलेगी, और डबल बॉन्ड खुलती तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। ये डबल बॉन्ड अगर टूटता है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। ऐसे अगर ये वाली डबल बॉन्ड टूटेगी तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। मतलब कुल मिलाकर के हमको कितने चाहिए, 3 डबल बॉन्ड है हमारे पास। अगर ये 3 टूटेंगे तो कितने जुड़ेंगे, 6 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ने वाले हैं। किसकी उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है, निकिल की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है। अगर ये 6 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, मतलब जैसे ये डबल बॉन्ड टूटी तो एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया, ठीक। ये वाली डबल बॉन्ड टूटेगी तो एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया। फिर 2 हाइड्रोजन कहाँ, इस वाले डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, H और एक ये H, और ऊपर क्या लगा हुआ था, OH, ठीक है। अब हाइड्रोजन हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसको चाहो तो ऐसे ही बना सकते हो, या फिर इसको सीधे सीधे, अगर तुम समझ गए हो तो सीधे सीधे ये बना सकते हो। और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेनॉल। क्या बोलते हो, साइक्लोहेक्सेनॉल। मतलब कि जितने भी डबल बॉन्ड उपस्थित थे फिनॉल में, वो सब के सब हाइड्रोजन के द्वारा भर दिए गए, ठीक है। सब के सब टूट गए और वहाँ पे क्या जुड़ गई, हाइड्रोजन जुड़ गई। क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है जिंक के साथ अभिक्रिया। ये भी कई बार पूछी गई है। तो जिंक जो होता है, ये जिंक का काम होता है ऑक्सीजन को ले करके भाग जाना। मतलब अगर बात करें हम फिनॉल की, तो फिनॉल में एक ऑक्सीजन उपस्थित है, OH, ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन किसके, जिंक के साथ कराओगे तो जिंक का काम होता है क्या, यहाँ से ऑक्सीजन को निकाल लेगा ये। तो ऑक्सीजन को निकाल लेगा तो इस बॉन्ड से सीधे क्या जुड़ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन। यानी कि ये क्या बन जाएगी, बेंजीन रिंग, और प्लस जिंक ने किसको निकाल लिया, ऑक्सीजन को। तो ये बन गया जिंक ऑक्साइड, और ये क्या बन गया, बेंजीन। तो फिनॉल की रिएक्शन जब भी किसके साथ कराओगे, जिंक के साथ कराओगे तो हमेशा क्या मिलने वाली है, बेंजीन मिलने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है बुचरर रिएक्शन। बुचरर रिएक्शन ये भी पूछी गई है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या करना है कि फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ, अमोनिया और सोडियम बाईसल्फाइड के साथ अगर हम कराते हैं तो क्या बनता है, एनिलीन प्राप्त होता है। कैसे होगा देखते हैं। ये हो गया हमारा फिनॉल, ये NH3, ये जो NH3 है यही यहाँ पे रिएक्शन करने वाला है। तो कैसे रिएक्शन होने वाली है, अगर हम इस NH3 को लिख दें कैसे, HNH2, वहीं लिखा हुआ है N और H और 3, तो ये हाइड्रोजन और ये OH ये निकल जाएगा, और ये जो NH2 है ये सीधे आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा, और इससे क्या जुड़ गया, NH2, और प्लस क्या चीज़ निकल गई, OH यहाँ से, और एक हाइड्रोजन इसका निकल गया क्या, H2O। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एनिलीन। तो जब भी बुचरर रिएक्शन होगी फिनॉल की तो क्या बनने वाले हैं, एनिलीन बनने वाले हैं। बुचरर रिएक्शन में फिनॉल की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, सोडियम बाईसल्फाइड की उपस्थिति में। क्या बनते हैं, एनिलीन प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछी गई है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया। ये भी आसान सी अभिक्रिया है। इसमें फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ, बेंजोइल क्लोराइड के साथ कराते हैं। क्या बनेगा, फेनिल बेंजोएट, ठीक है, फेनिल बेंजोएट। क्या होगी रिएक्शन देखते हैं। फिनॉल हमने लिख दिया C6H5OH, प्लस बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है, C6H5COCl। अब तुम्हें पता है, जैसे तुमने इसको देखा, यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये वाला Cl क्या होगा, निकल जाएगा। तो क्या बनने वाला है, HCl तो निकल गया, और बाकी की चीज़ें आपस में जोड़ देंगे। मतलब यहाँ से H निकल गया, यहाँ से Cl निकल गया, तो क्या जुड़ जाएगा, C6H5O, और उसके बाद ये CO C6H5, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं हम, फेनिल बेंजोएट, ठीक है। ये हो गया फेनिल
और इधर भी क्या लगा हुआ है, ये बेंजीन रिंग, और बीच में C डबल बॉन्ड O, ये एक प्रकार से क्या है, एस्टर है। क्या बन जाएंगे, फेनिल बेंजोएट। नाउ एल्कोहल के साथ अभिक्रिया, आसान है अभिक्रिया, ठीक है। कैसे रिएक्शन होने वाली, तो ये हो गया फिनॉल C6H5OH प्लस इसकी रिएक्शन एल्कोहल के साथ। अब मान लो एल्कोहल में मैं कौन सा ले रहा हूँ, एल्कोहल C2H5OH, ठीक है। अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूँ, मतलब उल्टा करके लिखने का मतलब क्या था कि हमने लिख दिया HOC2H5, यही हुआ। अब तुम्हें पता है कि ये क्या चीज़ होने वाली है, यहाँ पे H2O, ये निकल जाएगा तो क्या चीज़ जुड़ जाएगी, C6H5O C2H5 और प्लस क्या हो गया, H2O। ये क्या बना तुम्हारा, ROR, बीच में ऑक्सीजन, इधर उधर कार्बन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ईथर। अब इस ईथर का क्या नाम हो जाएगा, तो तुम्हें पता है कि जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कम कार्बन वाला होता है उसको ऑक्सी के रूप में लिखते हैं, 2 कार्बन है तो इसका क्या हो गया, एथॉक्सी। और ये क्या है, बेंजीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। क्या बना, फिनॉल की रिएक्शन जब भी किसी अल्कोहल के साथ कराओगे हमेशा क्या मिलेगा, कोई ना कोई ईथर मिलेगा। अगर यहाँ पे हम CH3 ले लेते तो यहाँ क्या हो जाता, CH3 हो जाता और तब क्या बनता, मेथॉक्सी बेंजीन। क्या बनते हैं, हमेशा ईथर बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, PCl5 के साथ अभिक्रिया। PCl5 के साथ अभिक्रिया जब भी होगी तो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा। कैसे होने वाली रिएक्शन देखते हैं, तो C6H5OH किसके साथ रिएक्शन है, PCl5। चलो देखते हैं कि कैसे ये रिएक्शन हो रही है। PCl5 जो है उसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, PCl3, एक Cl ये लगा दिया, एक Cl ये लगा दिया, ठीक है। अब जब ये रिएक्शन होगी तो ये क्या होगा, ये POCl3 अलग हो जाएगा, ये जो HCl है ये अलग हो जाएगा और ये C6H5Cl जो है वो अलग हो जाएगा। मतलब कि 3 टुकड़े बनने वाले हैं, कौन कौन से, C6H5Cl, POCl3 और ये HCl, ठीक है। कैसे रिएक्शन होगी देखते हैं, C6H5Cl प्लस POCl3 और प्लस HCl, ठीक है। ये क्या है, C6H5Cl बेंजीन, और बेंजीन में क्या लगा हुआ है, क्लोरो, तो इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। क्या नाम हो गया इसका, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। फिर से बोल दे रहा हूँ एक बार, फिनॉल की रिएक्शन PCl5 के साथ कराओगे तो क्या चीज़ निकल जाएगा, ये ऑक्सीजन POCl3 बना लेगा, एक Cl इस H के साथ HCl बना लेगा, जो बचा हुआ एक Cl था वो किससे जुड़ जाएगा, C6H5 से जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रीकरण, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार ये पूछी जाती है। नाइट्रीकरण का मतलब होता है कि कौन सा समूह जोड़ते हैं नाइट्रीकरण में, नाइट्रीकरण में NO2 समूह को जोड़ा जाता है। कौन सा समूह, NO2 समूह जो होता है वो जुड़ता है, ठीक है। तो ये भी तुम्हें ध्यान रखना है कि नाइट्रीकरण में कौन सा समूह जुड़ता है, NO2 समूह जुड़ता है। अब नाइट्रीकरण 2 कंडीशंस में हो सकता है, पहला तनु HNO3 के साथ, HNO3 का नाम नाइट्रिक अम्ल, तो पहली क्या हो गई, तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ, और दूसरी क्या हो गई, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ। तो जब भी तनु नाइट्रिक अम्ल हम लेंगे तो हमेशा क्या बनेंगे, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल। कैसे होगी रिएक्शन, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, फिनॉल की रिएक्शन HNO3 के साथ, और ये HNO3 कैसा है, ये है तनु डाइल्यूट, ठीक है। क्या बनेगा, OH, एक बार में ऑर्थो पे NO2 जुड़ जाएगा और दूसरी बार में दूसरा उत्पाद क्या बनेगा हमारा, पैरा पे NO2 जुड़ जाएगा। ये क्या हो गया, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और ये वाला क्या हो गया, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। लिख दे रहा हूँ मैं,
ये क्या हो गया, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और ये वाला क्या हुआ, पैरा नाइट्रोफिनॉल। कब, जब हमने क्या लिया, तनु HNO3 डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल जब तुम लोगे तब क्या बनने वाला है, फिनॉल के एक बार ऑर्थो पे लग जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और एक बार ये पैरा पोजीशन पे लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब अगर यही चीज़ हम किसके साथ कराएं, सांद्र HNO3 के साथ, तब क्या बनने वाला है, तब बनता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और ये जो रिएक्शन है सांद्र HNO3 के साथ नाइट्रीकरण, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। इस पे हम जितने इम्पॉर्टेंट लगा लें उतने ही कम है, इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ये लगभग हर बार पूछी जाती है। ठीक है, क्यों इम्पॉर्टेंट है तुम्हें आगे पता चलेगा। तो क्या रिएक्शन होने वाली है सांद्र HNO3 के साथ, देखते हैं। फिनॉल की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, HNO3 के साथ, और ये HNO3 कैसा है, सांद्र है। सांद्र का मतलब गाढ़ा है। ठीक है, ये रिएक्शन जो होती है किसकी उपस्थिति में होती है, ये रिएक्शन जो होती है किसकी उपस्थिति में होती है, तो यहाँ पे हमें चाहिए होता है सांद्र H2SO4, यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होती है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अगर हम इसको गर्म कर देंगे तो क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनता है। अब ये क्या चीज़ है, तो फिनॉल, जहाँ पे OH जुड़ा है उस कार्बन को कहते हैं नंबर 1, तो ये हुआ कार्बन नंबर 1, ये 2, 3, 4, 5 और 6। तो 2 नंबर पे कौन सा समूह जोड़ना है, NO2, 4 नंबर पे NO2, और ऐसे ही 6 नंबर पे NO2। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, 2, 4, 6, 3 नाइट्रो है तो ट्राई नाइट्रो, और बीच में क्या है, फिनॉल, तो इसका नाम हो गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, अब ये जो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल है एक और नाम से जाना जाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल। क्या बोलते हो, पिक्रिक अम्ल, PICRIC, पिक्रिक एसिड। तो इसको एक और नाम से जानते हैं पिक्रिक एसिड या पिक्रिक अम्ल। अभी जो पिक्रिक अम्ल क्या होता है, ये पीले रंग का एक कार्बनिक यौगिक होता है जो कि स्वाद में कैसा होता है, बहुत ही कड़वा होता है। और इस पिक्रिक अम्ल का यूज़ हम कैसे करते हैं, विस्फोटक बनाने में किया जाता है, विस्फोटक के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। इसलिए ये अभिक्रिया क्या है, इम्पॉर्टेंट है। फिनॉल का जब भी सांद्र HNO3 के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में नाइट्रीकरण करते हैं तो 2, 4 और 6 पे NO2 समूह जुड़ जाता है। क्या बनता है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनता है, जिसको हम पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। पिक्रिक एसिड को एक विस्फोटक के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछी गई है तो अच्छे से इसको याद कर लेना। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण का मतलब है कौन सा समूह जोड़ने वाले हो, हैलोजन समूह इसमें जोड़ने वाले हो। क्या होगी, फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ, ब्रोमीन जल के साथ अगर हम करा दें तो क्या बनता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता है। कितने ब्रोमीन जोड़ने वाले हो, 3 ब्रोमीन जोड़ने वाले हो। कहाँ कहाँ पे, 2 पे, 4 पे और 6 पे। कैसे होगी रिएक्शन, देख सकते हो क्या है ये, Br2। एक में करके ऐसे दिखा दे रहा हूँ कि एक Br2 मैंने लिया, Br2 को क्या लिख सकते हो, Br। अब यहाँ पे तुम्हें पता है सारे के सारे क्या हैं, H, तो ये क्या निकल जाएगा, HBr निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या आकर के जुड़ जाएगा, Br। ऐसे ही यहाँ पे होगा हाइड्रोजन, ठीक है, Br और Br, यहाँ पे आएगा दूसरा Br2, HBr निकल जाएगा, और एक Br कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे। ऐसे ही तीसरा कहाँ पे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, तीसरा Br2 जो होगा वो यहाँ पे आएगा, फिर एक HBr निकल जाएगा और ये वाला Br यहाँ पे जुड़ जाएगा। मतलब कि क्या बनने वाला है, ये बीच में फिनॉल, 2 नंबर पे एक Br, 4 नंबर पे एक Br और 6 नंबर पे एक Br। तो इसको हम बोलते हैं क्या, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। 3 ब्रोमो है तो ट्राई ब्रोमोफिनॉल, और प्लस 3 क्या निकले थे, HBr। इसको बोलते हैं हैलोजनीकरण अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि तुमने 3 हैलोजन इसमें क्या करें, जोड़ दिए। नाइट्रीकरण में क्या था, NO2 जोड़ा था, हैलोजनीकरण में क्या जोड़ा, Br जोड़ा। ठीक है, अब अगर ब्रोमीन की अभिक्रिया किसके साथ,
CH2 की उपस्थिति में कराई जाए, मतलब जो ब्रोमीन जल अभी तुमने अभिक्रिया कराई थी उसमें हम थोड़ा सा क्या डाल दें, CH2 डाल दें। CH2 मतलब कार्बन डाइसल्फाइड, अगर उसमें थोड़ा सा डाल दें तो केवल और केवल क्या मिलेगा, पैरा ब्रोमोफिनॉल। मतलब कहने का है कि अगर हमारे पास फिनॉल था, फिनॉल की रिएक्शन हम क्या करा दें, ब्रोमीन के साथ करा दें, और किसकी उपस्थिति में, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में अगर हम रिएक्शन कराएं तो हमें केवल एक ही Br जो होगा इसमें जुड़ेगा। कौन सी पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे। तो केवल एक ही पोजीशन पे Br जुड़ता है, पैरा पोजीशन पे। और ये जो क्या बना, ये बना आपका पैरा पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो। तो पैरा ब्रोमो किसमें जुड़ा है, फिनॉल में। तो ये हो गया पैरा ब्रोमोफिनॉल। ठीक है, तो जब भी CH2 की उपस्थिति में हो तो केवल एक बनेगा, और अगर केवल ब्रोमीन लिखा हो तो उसमें 2, 4 और 6 पे 3 जगह पे Br लगेगा। ध्यान देना, कई बार ये वाला भी पूछा गया है। ठीक है, कि हैलोजनीकरण डायरेक्ट ब्रोमीन के साथ और एक CH2 की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ। डायरेक्ट ब्रोमीन के साथ कराओगे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, और अगर CH2 की उपस्थिति में कराओगे तो केवल और केवल पैरा ब्रोमोफिनॉल। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण जैसे नाइट्रिकरण में NO2 जुड़ा था, हैलोजनीकरण में Br जुड़ा था, वैसे सल्फोनीकरण में कौन सा ग्रुप जुड़ता है, तो सल्फोनीकरण में कौन सा समूह जुड़ता है, SO3 समूह जो होता है वो क्या होता है, जुड़ता है। कौन सा समूह, SO3H समूह जुड़ता है। ठीक है जी, SO3H समूह जुड़ता है। कैसे रिएक्शन होगी, फिनॉल, फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ करानी होती है हमें, सांद्र H2SO4 के साथ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ ये अभिक्रिया कराते हैं। ऑर्थो पे और पैरा पे क्या जुड़ जाएगा, SO3H समूह जुड़ जाएगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, फिनॉल सल्फोनिक अम्ल। मतलब क्या है, इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करा दी, H2SO4 के साथ, और ये H2SO4 कैसा है, सांद्र है। ठीक है, सांद्र H2SO4 के साथ हमने इसको गर्म कर दिया, क्या बन जाएगा, एक बार में ऑर्थो पे लग जाएगा SO3H, और दूसरी बार में कहाँ पे लग जाएगा, पैरा पे लग जाएगा SO3H। ये क्या हुआ, ऑर्थो, ऑर्थो फिनॉल सल्फोनिक एसिड, और ये वाला क्या हुआ, पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो जब भी आप सल्फोनीकरण करोगे फिनॉल का तो क्या चीज़ बनने वाली है, ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड और पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, दो प्रकार की होती है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, पहली फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण और दूसरी फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। एल्किलीकरण में फिनॉल से एल्किल समूह जुड़ता है और एसिलीकरण में फिनॉल से एसिल समूह जुड़ता है। अब क्या चीज़ होते हैं देखते हैं। फिनॉल की अभिक्रिया अगर निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड से कर दी जाए तो ऑर्थो तथा पैरा क्रीसॉल बनते हैं। क्या होते हैं देखते हैं। फिनॉल, ठीक है, फिनॉल किसके साथ रिएक्शन, मेथिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। क्या लिया हमने, CH3Cl। ठीक, किसकी उपस्थिति में, AlCl3, और ये कैसा है, निर्जल। तो निर्जल AlCl3, निर्जल का मतलब इसके अंदर जरा सा भी जल नहीं है, बिल्कुल सूखा हुआ है। तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है। क्या होता है इसमें, मैंने बोला था कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण में कौन सा समूह, एल्किल समूह जुड़ता है। अब इसमें से एल्किल समूह कौन सा है, ये जो CH3 वाला है ये क्या है, एल्किल समूह है, और एक कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा, मेथिल। तो ये जो मेथिल है ये कहाँ पे जुड़ जाएगा, एक बार में ऑर्थो पे जुड़ जाएगा, ये दूसरी पोजीशन पे, इसको ऑर्थो बोलते हैं, और दूसरी बार में कहाँ जुड़ जाएगा, पैरा पे जुड़ जाएगा। तो दो उत्पाद बनने वाले हैं, पहला क्या बनेगा, OH CH3 और प्लस दूसरा क्या बनेगा,
ऑर्थो पे जुड़ गया एक में, और दूसरे में किस पे जुड़ गया, ये पैरा पे जुड़ गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हो, जब OH और CH3 लगे हो तो उसका नाम हो जाता है क्रीसॉल। तो ये ऑर्थो पे है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो क्रीसॉल, ऑर्थो क्रीसॉल। और ये क्या हो गया, पैरा क्रीसॉल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एल्किलीकरण में कौन सा समूह लगाना था, एल्किल समूह। यहाँ पे हमने मेथिल क्लोराइड लिया था तो कौन सा समूह लगेगा, मेथिल। CH3 एक बार में ऑर्थो पे जुड़ गया, दूसरी बार में पैरा पे जुड़ गया, एक बार में ऑर्थो क्रीसॉल बना और दूसरा उत्पाद हमारा क्या बना, पैरा क्रीसॉल। ठीक है, दूसरी रिएक्शन क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। एसिलीकरण में हम कौन सा समूह जोड़ते हैं, एसाइल समूह जोड़ते हैं। अब एसाइल समूह क्या होता है, एसाइल समूह होता है ये CH3CO। इस समूह को बोलते हैं क्या, एसाइल समूह। क्या रिएक्शन होगा, सबसे पहले क्या लोगे, फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन किससे कराते हैं, एसिटिल क्लोराइड से। एसिटिल क्लोराइड क्या होता है, CH3COCl। अभी तुमने देख लिया कि एसाइल समूह ये वाला है और यही तुम्हारा क्या होने वाला है, जुड़ने वाला है। ठीक है, इसको क्या बोलते हो, इसका नाम होता है एसिटिल क्लोराइड। क्या होता है इसका नाम, एसिटिल क्लोराइड। तो ऐसा कोई कंपाउंड लेंगे जिसमें ये एसाइल समूह उपस्थित हो। तो हमने क्या ले लिया, एसिटिल क्लोराइड ले लिया। किसकी उपस्थिति में रिएक्शन होगी, तो तुम्हें पता है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन होगी। कौन सा समूह, ये CH3CO समूह एक बार में ऑर्थो पे जुड़ जाएगा और दूसरी बार में पैरा पे जुड़ जाएगा। मतलब क्या बनेगा, ये हो गया फिनॉल, ऑर्थो पे जुड़ गया COCH3 और दूसरे बार में ये फिनॉल और पैरा पे जुड़ गया COCH3। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। और इसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। ठीक है, तो दो चीज़ें बनेंगी, फिनॉल की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड से कराने पर ऑर्थो तथा पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन बनते हैं। एसिलीकरण में एसाइल समूह जोड़ते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट बार बार पूछी जाती है। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन क्या आती है, कोल्बे या कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। ये भी इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। इसमें क्या होता है, फिनॉल की अभिक्रिया सबसे पहले किससे कराओगे, NaOH से। तो अभी तुमने थोड़ी देर पहले कराई थी NaOH के साथ अभिक्रिया, क्या बना था, सोडियम फिनॉक्साइड। उसके बाद उसको हम किसके साथ गर्म करेंगे, CO2 के साथ 400 केल्विन ताप और 4 से 7 वायुमंडल दाब पर गर्म करेंगे। क्या बनता है, सोडियम सैलिसिलेट बनता है, सोडियम सैलिसिलेट बनता है। सोडियम सैलिसिलेट की अभिक्रिया HCl से कराने पर क्या बनता है, सैलिसिलिक अम्ल बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैसे रिएक्शन होगी देखते हैं। सबसे पहले फिनॉल, फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ, NaOH के साथ। तो ये हो गया फिनॉल। ठीक है, इसकी अभिक्रिया किसके साथ, NaOH के साथ कराएंगे। तो यहाँ से OH और यहाँ से H ये निकल जाएंगे, H2O, और ये वाला जो Na है ये आकर के सीधे ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। मतलब कि क्या बनेगा, ONa और प्लस H2O। ये क्या बन गया हमारा, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड को किसके साथ गर्म कर देंगे, CO2 के साथ गर्म कर देंगे। तो सोडियम फिनॉक्साइड इसको गर्म कर दिया CO2 के साथ। कितना ताप होना चाहिए, 400 केल्विन ताप पर और 4 से 7 वायुमंडल दाब पर। तो 4 से 7 ATM क्या हो गया, दाब हो गया, और 400 केल्विन ताप हो गया। क्या चीज़ बन जाती है, तो ये बन जाता है तुम्हारा सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट क्या होता है, OH और ये COONA। ठीक है,
OH और COO Na। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो सोडियम सैलिसिलेट हमारा बना, ये क्या बन गया, सोडियम सैलिसिलेट। अब ये सोडियम, अगला स्टेप क्या होगा कि सोडियम सैलिसिलेट की अभिक्रिया किससे करानी, हमको HCl के साथ करानी। OH और COO Na, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा दें, तनु HCl के साथ करा दें। तो जब तनु HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो तुम्हें पता है NaCl, Na यहाँ से और Cl यहाँ से निकल जाएगा और ये हाइड्रोजन आकर के सीधे इससे जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, OH और ये COOH प्लस क्या निकल गया, NaCl निकल गया। ये क्या चीज़ बनी, सैलिसिलिक अम्ल। और जो सैलिसिलिक अम्ल बनता है ये जो ना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या है सैलिसिलिक अम्ल, ये बहुत इम्पोर्टेंट यौगिक है। इससे क्या बनाते हैं हम, बहुत सारी औषधियाँ बनाते हैं। चलो देखते हैं कैसे। तो अगर हम बात करें सैलिसिलिक अम्ल की, सैलिसिलिक अम्ल क्या होता है, अभी देखा तुमने, OH और COOH, ये क्या हो गया, सैलिसिलिक अम्ल। क्या है ये, सैलिसिलिक एसिड, ठीक। अब इस सैलिसिलिक एसिड की अभिक्रिया किसके साथ हम करा दें, पहली रिएक्शन किसके साथ, CH3CO का होल ट्वाइस O। ये क्या चीज़ है, ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। लिख दे रहा हूँ मैं, ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इसकी अभिक्रिया करा दें। किसकी उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है, तो ये अभिक्रिया होती है आपकी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, ठीक। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से सुनना। सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया पहली किसके साथ करा दें, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। क्या बनने वाला है, ध्यान से देखो। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो CH3CO का होल ट्वाइस O है, इसको हम लिख सकते हैं CH3CO, एक ये O ये वाला, और फिर क्या था COCH3, यही तो है। CH3CO 2 हो गए और बीच में क्या है, ये O है, ठीक। सैलिसिलिक अम्ल में दो क्रियात्मक समूह हैं, OH और COOH। एसिटिक एनहाइड्राइड जो है वो OH वाले पे रिएक्ट करता है। कैसे रिएक्शन होगी, ध्यान से देखो। ये जो CH3COO है, यहाँ तक CH3COO, ये इस हाइड्रोजन को उठा लेगा तो क्या बन जाएगा, CH3COOH। और बाकी का जो है ये एज इट इज़ आकर के इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। फिर से बता दे रहा हूँ, CH3COOH को उठा लेगा यहाँ से, बाकी का एज इट इज़ आकर के ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। क्या बनेगा, ध्यान से, O, और इस O से आकर के क्या जुड़ गया, ये वाला C, तो यानी COCH3, और बाकी नीचे क्या लगा था, COOH, प्लस अलग क्या हो गया, CH3COO और ये H, तो अलग क्या हो गया, CH3COOH। और ये जो चीज़ है इसको तुम यूज़ करते हो, इस यौगिक का कहाँ यूज़ करते हो, तुमने यूज़ किया होगा एस्प्रीन। क्या यूज़ किया होगा, एस्प्रीन। तो ये क्या है, एस्प्रीन, क्या बना, एस्प्रीन। एस्प्रीन क्या होती है, एस्प्रीन होती है सर दर्द की गोली, ठीक है। यूज़ करा होगा तुमने, कौन सी गोली हो गई, ये दर्द निवारक गोलियां होती हैं, ठीक है। एस्प्रीन क्या होती है, दर्द निवारक गोली होती है, सर दर्द दूर करने का काम करती है। तुम्हें पता होगा, हो सकता है तुमने यूज़ भी किया हो। तो एस्प्रिन बना सकते हो किससे, सैलिसिलिक अम्ल से। सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करोगे, क्या बन जाएगा, एस्प्रिन बन जाएगा। पहली हुई। दूसरी क्या अभिक्रिया होगी इसकी, तो भाई दूसरी अभिक्रिया किसके साथ हम करा दें, अगर हम इसकी अभिक्रिया करा दें C6H5OH के साथ, मतलब एक और फिनॉल के साथ, किसके साथ, एक और फिनॉल के साथ, C6H5OH के साथ, किसकी उपस्थिति में,
POCl3 की उपस्थिति में, और इसको हम क्या कर दें, गर्म। कैसे ये रिएक्शन होगी, तो ये जो फिनॉल है दूसरा वाला C6H5OH, ये किसके साथ रिएक्शन करता है, इस वाले COOH के साथ रिएक्शन करता है। तो ये क्या होगा, OH और H मिल करके क्या निकल जाएंगे, यहाँ से OH और H मिल करके क्या निकल जाएंगे, H2O निकाल देंगे। यानी कि क्या उत्पाद बनने वाला है, OH तो ऊपर ऐसे ही रहा, और ये क्या बन गया, COO, और यहाँ पे क्या जुड़ गया, C6H5, C6H5, और प्लस क्या निकल गया, H2O निकल गया। अब ये जो कंपाउंड है OH और COO C6H5, इसका नाम है सैलोल। क्या नाम है, सैलोल, सैलोल। ठीक है, ये सैलोल जो है, इसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं सैलोल या फिर फेनिल सैलिसिलेट, सैलोल या फिर फेनिल सैलिसिलेट। और इसका उपयोग किया जाता है गठिया के उपचार में, गठिया के उपचार में करते हैं। गठिया रोग मतलब वहीं घुटने का दर्द जो होता है उसके उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। तो गठिया के उपचार में सैलोल का यूज़ आप करते हो। तीसरी रिएक्शन किसके साथ हम कर दें, CH3OH के साथ। किसके साथ, CH3OH के साथ। CH3OH क्या होता है, मेथिल अल्कोहल। तो अगर हम इसकी रिएक्शन CH3OH के साथ कर दें, किसकी उपस्थिति में, तो H2SO4 की कुछ बूंदें, यानी कि बहुत कम मात्रा, H2SO4, इसकी हम क्या लेते हैं, कुछ बूंदें लेते हैं, यानी कि इसकी हमें बहुत कम मात्रा चाहिए। ठीक है, तो किसके साथ रिएक्शन करा दें, मेथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा दें H2SO4 की उपस्थिति में। तो ये जो मेथिल अल्कोहल होता है ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, इस वाले एसिड के साथ। अभी तुम पढ़ चुके हो, यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाएगा, और जो CH3 होगा सीधे आकर के कहाँ जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। मतलब क्या बनने वाला है प्रोडक्ट, OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, COOCH3, और प्लस अलग क्या हो गया, H2O। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यौगिक जो बना हमारा, इसका नाम क्या हुआ, मेथिल सैलिसिलेट, और इसी को कहा जाता है क्या, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन या मेथिल सैलिसिलेट। और इसका यूज हर किसी ने किया होगा, सबको ही पता होगा। ये जितने भी तुम्हारे ठंडे जो बाम होते हैं, मतलब जो जैसे मूव है, ठीक है, आयोडेक्स है, जितने भी ठंडे जो लेप होते हैं जिनसे दर्द ख़त्म होता है, झंडू बाम है, तो उनमें जो मीठी मीठी खुशबू आती है वो किसकी होती है, वो ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन की होती है, यानी कि मेथिल सैलिसिलेट की होती है। तो इसका यूज किस में करते हैं, जो दर्द निवारक लेप होते हैं उनको बनाने में करते हैं। उनमें जो मीठी मीठी सी गंध आती है, ठंडी सी जो खुशबू आती है, वो किसकी होती है, मेथिल सैलिसिलेट की होती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो इसकी तीनों ही अभिक्रियाएँ जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक बार रिवाइज कर लो, सैलिसिलिक एसिड पहली रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अगर इसकी अभिक्रिया करा दोगे तो ये अभिक्रिया कहाँ पे होगी, इस वाले OH पे होगी। एक क्या अलग हो जाएगा, CH3COOH, बाकी का COCH3 आकर के सीधे O से जुड़ जाएगा। क्या बनता है, एस्प्रिन। एस्प्रिन क्या है, एक दर्द निवारक गोली है, सर दर्द यूज़ करने के लिए, सर दर्द को ख़त्म करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरी रिएक्शन किसके साथ, फिनॉल के साथ अगर हम करा दें सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन फिनॉल के साथ, तो इस COOH से रिएक्शन होगी, क्या होगा, H2O निकल जाएगा, और ये जो C6H5 है ये आकर के सीधे O से जुड़ जाएगा। क्या बनता है, फेनिल सैलिसिलेट, जिसको क्या बोलते हैं, सैलोल भी बोलते हैं, और सैलोल का उपयोग गठिया के उपचार में किया जाता है। ठीक है, तीसरी रिएक्शन क्या होती है, अगर हम इसकी रिएक्शन मेथिल अल्कोहल के साथ करा दें H2SO4 की उपस्थिति में, तो ये क्या होता है, यहाँ से OH, यहाँ से H निकल जाएगा, H2O और OCH3 आकर के सीधे यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, मेथिल सैलिसिलेट, जिसको आप क्या बोलते हो,
ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, और इसका यूज मूव, आयोडेक्स, झंडू बाम, ये जो ठंडे लेप होते हैं जिनसे दर्द दूर होता है उनमें हम करते हैं। उनमें जो ठंडी ठंडी मीठी सी खुशबू आती है वो किसकी होती है? मेथिल सैलिसिलेट की ही होती है। ठीक है, फिर अगली रिएक्शन आती है रीमर टीमैन अभिक्रिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार लगभग पूछी जाती है रीमर टीमैन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? इसमें फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ? CHCl3 के साथ और KOH के साथ कराने पर क्या मिलते हैं? हमें सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। ठीक है, हमने क्या लिया? फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ? CHCl3। अब ये CHCl3 क्या होता है? CHCl3 को क्या बोलते हो? क्लोरोफॉर्म। इसको ऐसे भी पूछते हैं कि क्या होता है जब फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ कराई जाती है। ठीक है, तो फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ जब भी कराएंगे तो क्या बनते हैं? हमें सैलिसिल्डिहाइड बनते हैं। सैलिसिल्डिहाइड में ये OH होता है और OH की ऑर्थो पोजीशन पे क्या लग जाता है? CHO लग जाता है। ठीक है, क्या लग जाएगा इस ऑर्थो पोजीशन पे? CHO, यानी कि ये बनता है। इसको क्या बोलते हो? सैलिसिल्डिहाइड। OH और OH से जुड़ा हुआ क्या? CHO प्लस 3KCl और प्लस 2H2O। फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ कराने पर सैलिसिल्डिहाइड बनता है। सैलिसिल्डिहाइड में एल्डिहाइड तुम्हें पता है क्या होता है? CHO। तो फिनॉल में ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा दो? एल्डिहाइड, CHO। क्या बन जाएगा? सैलिसिल्डिहाइड। अगर हम CHCl3 की जगह पर क्या ले लें? CCl4 ले लें। CHCl3 की यानी कि क्लोरोफॉर्म की जगह पर हम क्या ले लें? कार्बन टेट्राक्लोराइड अगर हम ले लेते हैं तब क्या बनता है? सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है, जो अभी तुमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। तो ये फिनॉल की अभिक्रिया CCl4 और KOH के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है? सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। सैलिसिलिक अम्ल में OH और OH की ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा होगा? COOH। ठीक है, तो सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, अगली रिएक्शन गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया क्या है? ये भी सैलिसिल्डिहाइड बनाने के लिए यूज़ होती है। क्या होती है? फिनॉल की अभिक्रिया HCN और HCl के साथ किसकी उपस्थिति में? जिंक क्लोराइड, ZnCl2 की उपस्थिति में कराने पर सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। इस समीकरण को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे चीज़ें कुछ बाहर से आती हैं, वो तभी तुम जब इसकी मैकेनिज्म पढ़ोगे तभी तुम समझ पाओगे। तो इसलिए डायरेक्ट याद कर लेना। फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ? HCN HCl के साथ जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर क्या मिलते हैं? सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी गाटरमान कोच अभिक्रिया। ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये भी पूछी गई है। गाटरमान कोच अभिक्रिया किसके साथ होती है? CO और HCl के साथ होती है। तो अगर फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ? CO और HCl के साथ करा दें ZnCl2 की उपस्थिति में तो क्या मिलता है? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक, तो गाटरमान अभिक्रिया में HCN HCl लेते हैं और गाटरमान कोच में CO और HCl लेते हैं। ये छोटा सा डिफरेंस है। गाटरमान में सैलिसिल्डिहाइड मिलता है, ऑर्थो पोजीशन पे CHO लगा होता है, और गाटरमान कोच में पैरा पोजीशन पे CHO लगा होता है। इसका नाम क्या हो जाता है? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अगली रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेडरर मान से अभिक्रिया। ओके, ये भी तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी समझ जाओगे। तो फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ? HCHO। HCHO क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड। क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड। HCHO क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ तनु अम्ल या क्षार, यानी कि अम्ल ले लें या फिर हम क्षार ले लें, किसी की उपस्थिति में कराएं कम ताप पर तो क्या बनते हैं? ऑर्थो तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? ऑर्थो तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल बनता है। कैसे? तो देख लो, ये हुआ OH किसके साथ? HCHO। ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, फिनॉल की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराने पर एक बार में ऑर्थो पे क्या लग जाएगा? CH2OH। ठीक है, तो क्या बन गया? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। ये जो पार्ट है इतना, इसको बोलते हैं बेंजिल अल्कोहल। अब इसके
ऑर्थो पोजीशन पे क्या लग गया, ये OH लग गया, तो इसको बोल दिया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। यहाँ पे ये क्या हुआ हमारा बेंजिल अल्कोहल। फिर पैरा पोजीशन पे क्या लग गया, OH लग गया, तो इसको बोल दिया पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। ठीक, तो लेडरर मानसे अभिक्रिया में फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराने पर क्या मिलते हैं, ऑर्थो तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल बनते हैं, जिसमें ये वाला जो होता है ऑर्थो वाला ये कम मात्रा में प्राप्त होता है, ये कम मात्रा में प्राप्त होता है, और ये जो होता है पैरा वाला ये अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। ठीक है, अगर इनकी क्वांटिटी की बात की जाए तो ये कम मात्रा में बनता है और ये अधिक मात्रा में बनता है। अब इम्पॉर्टेंट ये इसलिए है कि अगर इन सब का ये जो ऑर्थो और पैरा वाले हैं इनका हम क्या करा दें, बहुलकीकरण। बहुलकीकरण मतलब एक जैसे ये बहुत सारे जो यौगिक हैं इनको आपस में क्या कर दें, जोड़ दें। ठीक है, कैसे देखते हैं। अगर हम प्राप्त होने वाले ऑर्थो तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल का क्या करा दें, बहुलकीकरण, तो क्या बन जाती है, बेकेलाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बन जाता है, बेकेलाइट। बेकेलाइट प्राप्त होता है। कैसे, क्या होता है बेकेलाइट, अभी देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि कैसे बनता है। देखो ध्यान से, ये क्या हुआ, ऑर्थो जो अभी तुम्हें मिला था यहाँ पे, ये वाला ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। ठीक है, अगर हम इसको दूसरे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल के साथ गर्म कर दें तो यहाँ पे तुम्हें पता है ये होगा हाइड्रोजन, ये HOH यहाँ से निकल जाएगा और ये CH2 सीधे सीधे इस कार्बन से जुड़ जाएगा, जैसा कि तुम यहाँ पे देख सकते हो। H2O निकल गया। अब ऐसे ही अगर इसको इसके आगे एक और इसका तीसरा मॉलिक्यूल लिख लें तो ये आगे और जुड़ जाएगा, ऐसे ही आगे और जुड़ता चला जाएगा और एक लंबी श्रृंखला तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है ना। अगर हम ऑर्थो वाला भी ले लें और पैरा वाला भी ले लें, दोनों ही ले लें, और इन दोनों को ही अगर हम जोड़ दें, यानी इन दोनों का ही हम क्या कर दें, बहुलकीकरण कर दें। इस N का मतलब क्या है कि इसके भी हमने बहुत सारे ले रखे हैं, और इस N का मतलब क्या है कि इसके भी हमने बहुत सारे अणु ले रखे हैं। अगर ऑर्थो और पैरा के बहुत सारे अणु आपस में जोड़ दिए जाएं तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनती चली जाएगी। ये आगे भी आगे बढ़ता चला जाएगा, इधर ये नीचे नीचे इस तरीके से लंबी सी एक श्रृंखला बनती चली जाएगी सीट के रूप में, और वहीं शीट जो होती है वो प्लास्टिक की सीट के रूप में मिल जाती है। तुम्हें देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से ये लगातार ये जुड़ती हुई चली जाएगी श्रृंखला, और जो शीट बनती है ये जो प्लास्टिक वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, बेकेलाइट। और ये बेकेलाइट जो है ये पहली प्लास्टिक है जो प्रयोगशाला में बनाई गई थी। कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब प्रयोगशाला में बनाई जाने वाली पहली प्लास्टिक है। बाकी सारी प्लास्टिक बेकेलाइट के बाद बनाई गई, तो सबसे पहली जो प्लास्टिक प्रयोगशाला में बनाई गई थी वो कौन सी थी, बेकेलाइट थी। किसने बनाया था, लियो बेकेलैंड ने बनाया था, और उन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया, बेकेलाइट। तो बेकेलाइट क्या है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अब ये थर्मोसेटिंग का मतलब क्या होता है, तो थर्मोसेटिंग का मतलब ऐसी प्लास्टिक जिनको अगर हम गर्म करें तो कैसी हो जाए, मुलायम हो जाए, और अगर फिर से हम छोड़ दें ठंडा होने के लिए तो फिर वो क्या हो जाए, कठोर हो जाए। तो इस वजह से इम्पॉर्टेंट है कि इसको गर्म करके इसको किसी भी शेप में, किसी भी आकार में डाल सकते हो, फिर उसको छोड़ दोगे तो वो क्या होगी, ठंडी हो जाएगी। तो ऐसी प्लास्टिक जिनको गर्म करने पे वो सॉफ्ट हो जाए और उसके बाद अगर उसको छोड़ दिया जाए तो फिर से कठोर हो जाए, तो उनको हम क्या बोलते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। तो बेकेलाइट क्या है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जिसका उपयोग कहाँ करते हो, विद्युत उपकरणों में, जैसे स्विच हो गई, नॉब हो गए, प्लग हो गई, सॉकेट हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, इंसुलेटर होती है। इंसुलेटर मतलब कुचालक होती है। तो जो विद्युत उपकरण हैं जैसे स्विच है, नॉब है, इन सबको बनाने का यूज़ करते हैं। जो बटन लगी होती है शर्ट में वो भी बेकेलाइट से बनी होती है। खिलौने जो होते हैं प्लास्टिक के वहाँ पे भी यूज़ होते हैं। कंगन, जैसे ये देख रहे हो कंगन, तो ये भी किससे बना हुआ है, बेकेलाइट से बना हुआ है। आभूषण बनाने में ये जो मोती लगाते हो, मोती ईयरिंग्स में लगे होते हैं, ठीक है, नोज रिंग्स में लगे होते हैं, जो छोटे छोटे से मोती लगे होते हैं, वो सब भी बेकेलाइट के बने होते हैं। अलग अलग कलर के बेकेलाइट के आभूषण बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ये बेकेलाइट की जो सीट है ये दरवाज़ों में भी यूज होती है आजकल। तो
बहुत सारी जगह पे इसका यूज होता है। गाड़ियों में, गाड़ियों की जो स्टीयरिंग होती है, जैसे कार का स्टीयरिंग है वो बनाने में, दरवाजे बनाने में, बर्तनों में जो लगे हैंडल, ये जो प्लास्टिक के हैंडल लगे हुए हैं, इसको बनाने में किसका यूज किया जाता है? बेकेलाइट का यूज किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लास्टिक है। किस अभिक्रिया से बनती है ये? लेडरर मानसे से अभिक्रिया से बनती है। कौन सी अभिक्रिया? लेडरर मानसे अभिक्रिया से बनती है। इसमें फिर से एक बार रिवाइज कर लो। फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ? फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराने पर ऑर्थो तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल बनते हैं। अब ये जो ऑर्थो तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल हैं, इनका हम क्या करा दें? बहुलकीकरण। बहुलकीकरण करा दें तो क्या बनता है? बेकेलाइट बनता है। अब ये ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि टिप्पणी लिखो बेकेलाइट क्या है। तो बेकेलाइट लेडरर मानसे अभिक्रिया से प्राप्त होने वाली एक प्लास्टिक है, जो कि फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ? फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराने पर प्राप्त होती है। ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट अभिक्रिया है हमारी, वो क्या है? थैलीन अभिक्रिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है थैलीन अभिक्रिया। थैलीन अभिक्रिया में क्या होता है कि फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कराने से क्या बनता है? फिनोल्फ्थलीन बनता है। चलो कैसे अभिक्रिया हो रही होगी? तो थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कराना है, किसकी उपस्थिति में? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। थैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है? थैलिक एनहाइड्राइड होता है आपका C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये क्या है? थैलिक एनहाइड्राइड। इसको क्या बोलते हैं? थैलिक एनहाइड्राइड। इस तरफ नाम लिख दे रहा हूँ इसका, थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है? फिनॉल के साथ। फिनॉल के कितने अणु लगते हैं यहाँ पे? 2 अणु लगते हैं, और दोनों ही फिनॉल को हम कैसे बना रहे हैं? उल्टा बना रहे हैं, मतलब OH जो था वो यहाँ लगा दिया। अब तुम्हें पता है इन सारी जगहों पे क्या है? हाइड्रोजन है, तो हमने एक हाइड्रोजन ये बना दिया। ऐसे इसका दूसरा अणु फिनॉल का OH और ये वाला हाइड्रोजन क्या होता है? तो ये जो H2O है, ये H2O, ये निकल जाते हैं, ये उठ करके यहाँ जुड़ जाएगा और ये वाला उठ करके यहाँ जुड़ जाएगा सीधे। मतलब क्या बनने वाला है? ये तुम्हारा थैलिक एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड O कार्बन। इस कार्बन से ये ऑक्सीजन निकल गया, एक बॉन्ड इस वाले कार्बन से जुड़ गई और दूसरी बॉन्ड इस वाले कार्बन से जुड़ गई। मतलब एक ये हो गया और दूसरा फिनॉल ये जुड़ गया। प्लस क्या निकल गया? निकला क्या? तो निकल गया हमारा H2O। अब ये जो यौगिक बना है इसका नाम क्या होता है? फिनोल्फथेलीन। इसका नाम होता है फिनोल्फथेलीन। अब ये फिनोल्फथेलीन क्या होता है? तो फिनोल्फथेलीन जो होता है वो एक रंगहीन यौगिक होता है। कैसा होता है? रंगहीन यौगिक होता है, जिसका उपयोग हम करते हैं अम्ल और क्षार के अनुमापन में। मतलब इससे हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। अम्लीय सूचक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कैसे पता करोगे? तो ये अम्ल में अगर इसको डालोगे तो ये रंगहीन रहता है, लेकिन जैसे ही अगर इसको क्षार में डालोगे तो ये कैसा हो जाता है? गुलाबी रंग का हो जाता है। देख सकते हो फिनोल्फथलीन हमने ऐड किया, एसिड में ऐड किया तो ये कलरलेस है, जैसा था वैसा ही रह गया। लेकिन जैसे उसको हमने बेस में ऐड किया यानी क्षार में डाला तो इसका कलर कैसा हो गया? गुलाबी हो गया। तो फिनोल्फथलीन बनाने के लिए कौन सी रिएक्शन है हमारे पास? थैलीन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? थैलीन अभिक्रिया। फिनॉल की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कराने पर क्या मिलता है? फिनोल्फथलीन मिलता है। ठीक है। फिनोल्फथलीन क्या है? एक अम्लीय सूचक है जो अम्ल में रंगहीन होता है और क्षार में कैसा होता है? गुलाबी होता है। ठीक है। अब बात करते हैं फिनॉल के उपयोग की। तो अभी तुम देख चुके हो बहुत सारे उपयोग। फिनॉल का उपयोग पहला क्या है? पिक्रिक अम्ल को बनाने में। ठीक है। दूसरा क्या हो गया?
पिक्रिक अम्ल क्या था? विस्फोटक था। ठीक है, ध्यान देना, पहला उपयोग पिक्रिक अम्ल को बनाने में, और पिक्रिक अम्ल क्या था? विस्फोटक। दूसरा क्या हो गया आपका? बेकेलाइट को बनाने में। बेकेलाइट क्या थी? एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तीसरा नायलॉन और कृत्रिम रेशम बनाने में। नायलॉन क्या है? धागे, जिसको तुम नायलॉन के धागे या नायलॉन के कपड़े समझ सकते हो, कृत्रिम रेशम बनाने में। चौथा ये सौंदर्य प्रसाधन। सौंदर्य प्रसाधन मतलब जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, लेडीज़ जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं उनमें यूज़ करते हैं। और डाई बनाने में। डाई क्या? डाई जो बालों में लगाते हो उसको रंगने के लिए। ठीक है, बालों को रंगने के लिए, कलर देने के लिए डाई यूज़ करते हो। उस डाई को बनाने में भी किसका यूज़ करते हैं? हम फिनॉल का यूज़ करते हैं। फिर सैलिसिलिक अम्ल बनाने में। सैलिसिलिक अम्ल से क्या बन रहा था? एस्प्रीन, सैलोल, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन आदि औषधियों के निर्माण में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर अभी तुमने देखा फिनोल्फ्थलीन को बनाने में। और लास्ट क्या है इसका? जीवाणुनाशक के रूप में। जीवाणुनाशक के रूप में तुम्हें पता है कि जब भी घर पे पोछा वगैरह लगाया जाता है तो उसमें थोड़ा सा हम क्या डाल देते हैं? फिनाइल। तो वो जो फिनाइल होता है उसमें भी क्या मिला होता है? फिनॉल ही मिला होता है। क्या काम करता है? जीवाणुनाशक का काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो फिनॉल वाला चैप्टर है हो गया। फिनॉल वाला चैप्टर, इसकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं इसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इनको ज़रूर और ज़रूर याद कर लेना। ठीक है, अगर उनको तुमने याद कर लिया तो समझ लो कि तुम्हारे 5 से 7 नंबर का काम हो गया ऐसे ही। क्विक रिवीजन एक बार कर लो फटाफट। फिनॉल क्या था? C6H5OH। इसकी संरचना हो गई C6H5 बेंजीन रिंग, और उससे क्या जुड़ा हो गया? OH। अगर डबल बॉन्ड के रूप में लिखोगे तो ये हो गया। IUPAC नाम हाइड्रोक्सी बेंजीन। बनाने की विधियाँ, सबसे पहले रासिक प्रक्रम। इसमें क्या करते हैं? बेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ? HCl के साथ कराओगे, पहले क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। फिर क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जल के साथ कराओगे, क्या बन जाएगा? फिनॉल। ठीक है, फिर दूसरी अभिक्रिया क्या थी? बेंजीन डाइजोनियम लवण से। तो बेंजीन डाइजोनियम लवण से ये जो प्रयोगशाला विधि होती है फिनॉल बनाने की, वो यही होती है। अगर तुमसे पूछा जाए कि फिनॉल बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखो तो तुम्हें ये वाली रिएक्शन लिख देनी है पूरी। सबसे पहले एनिलीन की अभिक्रिया कराते हैं किससे? NaNO2HCl के साथ। ठीक है, क्या बनता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जो कि क्या है? एक लवण है। क्यों लवण है? क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों ही चीज़ें तुम्हें दिख रही हैं। तो ये क्या बन गया? बेंजीन डाइजोनियम लवण। और उसकी अभिक्रिया किसके? जल के साथ कराने पर क्या बन जाता है? फिनॉल बन जाता है। ठीक है, थर्ड अभिक्रिया है तुम्हारी कौन सी? बेंजीन की अभिक्रिया O2 के साथ। O2 के साथ अगर डायरेक्ट गर्म कर दोगे, किसकी उपस्थिति में? V2O5 की उपस्थिति में 316 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या मिल जाता है? फिनॉल मिल जाता है। फिनॉल के भौतिक गुण क्या क्या हैं? तो ये क्या है? एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। अगर इसको वायु की उपस्थिति में खुला छोड़ दिया जाए तो ये गुलाबी रंग का हो जाता है। अगर ये स्किन पे गिर जाए तो क्या पड़ जाते हैं? फफोले पड़ जाते हैं। और ये जल में क्या होता है? अल्प विलेय होता है। लेकिन अल्कोहल और ईथर में क्या होता है? पूरी तरीके से घुल जाता है। अब बात करते हैं इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं। तो सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करोगे, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराओगे तो क्या बनता है? फेनिल एसीटेट बनता है। ठीक है, अपचयन अगर कराओगे तो अपचयन में जितने भी डबल बॉन्ड हैं वो सब खत्म हो जाते हैं इसके, और सीधे सीधे क्या बन जाता है? साइक्लोहेक्सेन ऑल बन जाता है। साइक्लोहेक्सेन ऑल बन गया। ठीक है, जिंक के साथ अभिक्रिया कराओगे तो जिंक का काम होता है इस वाले ऑक्सीजन को निकालना। ऑक्सीजन को निकाल लेगा तो ये H सीधे आकर के कार्बन से जुड़ जाएगा और क्या बन जाती हैं? बेंजीन। और प्लस ZNO क्या हुआ? अलग हो गया। ऐसे ही बुचरर रिएक्शन है। बुचरर रिएक्शन में किसके साथ? अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो OH यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, ये मिल करके क्या बना देंगे? जल। और NH2 जो बचा वो आकर के सीधे इस कार्बन पे जुड़ जाएगा। क्या बन जाती हैं? एनिलीन बन जाती हैं। तो बुचरर रिएक्शन में क्या बनता है? एनिलीन बनता है। उसके बाद शार्टन बामन अभिक्रिया, इसमें बेंजोइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। क्या बनते हैं? फेनिल बेंजोएट बनते हैं। फिनॉल, फिनॉल का हाइड्रोजन और यहाँ से Cl, ये दोनों मिल करके क्या बना लेंगे? HCl। और बाकी का उठा करके कहाँ जोड़ दोगे? इससे जोड़ दोगे, क्या बन जाएगा? फेनाइल बेंजोएट। अगली रिएक्शन अल्कोहल के साथ अगर अभिक्रिया कराओगे तो अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराओगे तो क्या बन जाएगा? H2O निकल जाएगा और सीधे ऑक्सीजन से जो दूसरा ग्रुप है वो आकर के सीधे जुड़ जाएगा। ठीक है,
ईथर बनता है हमेशा ROR, इधर भी कार्बन, बीच में ऑक्सीजन और इधर भी कार्बन, तो इसको क्या बोलते हैं, ईथर। ठीक है। अगली रिएक्शन PCl5 के साथ, PCl5 के साथ रिएक्शन कराओगे तो पहली चीज़ POCl3 बनेगी, दूसरा HCl बनेगा। अब एक जो Cl बना था वो सीधे आकर के इससे जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाती हैं, क्लोरोबेंजीन बनती हैं। फिर नाइट्रीकरण वेरी इंपॉर्टेंट है। नाइट्रीकरण में कौन सा समूह जुड़ता है, NO2 समूह जुड़ता है। अगर तनु HNO3 के साथ कराओगे तो ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेंगे। ऑर्थो पोजीशन पे NO2 और पैरा पोजीशन पे NO2 जुड़ जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया कराओगे तो क्या बनता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 2 नंबर पे, 4 नंबर पे और 6 नंबर पे NO2 समूह जुड़ जाता है। इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है, पिक्रिक एसिड। अब ये जो पिक्रिक एसिड है ये कैसा होता है, पीले रंग का होता है, कड़वा होता है स्वाद में और इसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। अगली रिएक्शन हैलोजनीकरण। फिनॉल की अभिक्रिया अगर हम ब्रोमीन के साथ करा दें तो क्या बनते हैं, 2, 4 और 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता है। लेकिन अगर उसी में हम थोड़ी सी मात्रा CH2 की डाल दें तो केवल एक ही जगह पे ब्रोमीन लगती है, पैरा पोजीशन पे, और क्या बनता है, पैरा ब्रोमोफिनॉल बनता है। ठीक है। अगली अभिक्रिया सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में कौन सा समूह जुड़ता है, तो SO3H समूह जुड़ता है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा। किसके साथ अभिक्रिया कराओगे, H2SO4 के साथ। एक बार में ऑर्थो पे SO3H जुड़ जाएगा और दूसरी बार में पैरा पे SO3H जुड़ जाएगा। क्या बन गया, ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड, और ये क्या बन गया, पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड। अगली रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, एल्कलीकरण और दूसरा क्या होता है, एसिलीकरण। एल्कलीकरण में कोई भी एल्किल समूह जुड़ता है। जैसे यहाँ पे हम मेथिल क्लोराइड ले रहे हैं तो कौन सा समूह जुड़ जाएगा, मेथिल समूह जुड़ जाएगा। एक बार में ऑर्थो पे और दूसरी बार में कहाँ पे, पैरा पे। किसकी उपस्थिति में होती है, ये निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है। मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर एक बार में ऑर्थो पे CH3 जुड़ गया और दूसरी बार में हमारा पैरा पे CH3 जुड़ गया। ऑर्थो पे जुड़ता है तो उसको बोलते हैं ऑर्थोक्रीसॉल, पैरा पे जुड़ गया तो इसको बोलते हैं पैराक्रीसॉल। एसिलीकरण में कोई भी ऐसा समूह जिसके पास क्या हो, एसाइल समूह हो, कोई भी ऐसा यौगिक जिसके पास एसाइल समूह हो, उससे हम कराते हैं एसिलीकरण। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया, एसिटिल क्लोराइड, ये क्या करेगा, CH3CO समूह को एक बार ऑर्थो पे जोड़ देगा और दूसरी बार में पैरा पे जोड़ देगा। ठीक है। तो क्या बन गया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन और पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। अगली रिएक्शन कोल्बे या कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, सबसे पहले फिनॉल NaOH से अभिक्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। फिर CO2 के साथ गर्म करने पर सोडियम सैलिसिलेट बनता है। फिर सोडियम सैलिसिलेट की अभिक्रिया अगर हम HCl से करा दें तो क्या बन जाता है, सैलिसिलिक अम्ल बन जाता है। एक एक करके देख सकते हो। फिनॉल की अभिक्रिया NaOH से कराया, क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड को CO2 के साथ 400 केल्विन ताप पर 4 से 7 वायुमंडल दाब पे गर्म करने पर क्या बन जाता है, सोडियम सैलिसिलेट। फिर सोडियम सैलिसिलेट की अभिक्रिया तनु HCl के साथ करने पर क्या बनता है, सैलिसिलिक अम्ल बनता है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण यौगिक है जिसका उपयोग बहुत सारी औषधियों के निर्माण में किया जाता है। 3 खास अभिक्रियाएं यहाँ पे मैंने लिख दी। पहली अभिक्रिया अगर सैलिसिलिक अम्ल की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करते हैं तो क्या बनता है, एस्पिरिन, जो कि क्या है, दर्द निवारक है। दूसरी अभिक्रिया अगर इसकी फिनॉल के साथ करा दें तो क्या बनता है, सैलोल, जो कि क्या है, गठिया के उपचार में इसका यूज किया जाता है। तीसरा अगर इसकी अभिक्रिया मेथिल अल्कोहल के साथ करा दें तो क्या बनता है, मेथिल सैलिसिलेट, जिसका उपयोग मूव, वायोडेक्स, झंडूबाम जैसे जो दर्द निवारक ठंडे लेप पदार्थ होते हैं उनमें यूज करते हैं इसका। ठीक है। अगली रिएक्शन रिमर टीमैन अभिक्रिया। तो फिनॉल की अभिक्रिया अगर क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ करा दें तो क्या बनता है, सैलिसिल्डिहाइड बनता है। ठीक है। सैलिसिल्डिहाइड में क्या होता है, OH, और OH की ऑर्थो पोजीशन पे क्या लग जाएगा, एल्डिहाइड, तो क्या बन जाते हैं, सैलिसिल्डिहाइड। अगर CHCl3 की जगह पे हम क्या ले लें, CCl4 ले लें तो ये जो COOH है इसकी जगह पे सीधे क्या आ जाएगा, COOH, और इसका नाम क्या हो जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है। फिर अगली रिएक्शन गाटरमान अभिक्रिया। इसमें
HCN और HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं, क्या बनता है? सैलिसिल्डिहाइड। गाटरमैन कोच में CO और HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं, क्या बनता है? पैरा पोजीशन पे CHO लग जाता है। जब HCN HCl लिया था तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे लग रहा था, लेकिन जब CO और HCl लोगे तो कहाँ पे लगेगा? पैरा पोजीशन पे CHO लग जाता है। ठीक है, फिर लेडरमान से अभिक्रिया, इसमें क्या होता है? फिनॉल की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करते हैं, ऑर्थो तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल बनते हैं और उनका बहुलकीकरण करने पर क्या मिलता है? बेकेलाइट मिलता है, जो कि एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है और बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है उपकरण बनाने में, बटन, आभूषण, गाड़ियाँ, दरवाजे, हैंडल आदि बनाने में यूज इसका किया जाता है। फिर अगली रिएक्शन है थैलीन अभिक्रिया। थैलीन अभिक्रिया भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ? थैलिक एनहाइड्राइड के साथ करते हैं, किसकी उपस्थिति में? तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। इसमें फिनॉल के 2 अणु यूज होते हैं और ये हो गया थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड का ये वाला ऑक्सीजन इस दोनों हाइड्रोजन के साथ मिल करके क्या निकाल देता है? जल निकाल देता है और ये यहाँ से उठ करके यहाँ पे और यहाँ से उठ करके यहाँ पे सीधे सीधे जुड़ जाते हैं। तो क्या बनती है? फिनोफ्थिलीन। फिनोफ्थिलीन क्या है? एक अम्लीय सूचक है जिसका रंग अम्ल में कैसा होता है? रंगहीन, और क्षार में कैसा होता है? गुलाबी। यहाँ पे देख सकते हो। अब फिनॉल के उपयोग पिक्रिक अम्ल बनाने में, बेकेलाइट में, नायलॉन रेसे बनाने में, सौंदर्य प्रसाधन और डाई बनाने में, सैलिसिलिक अम्ल और औषधियों के निर्माण में, फिनोफ्थिलीन और जीवाणुनाशक के रूप में करते हैं। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आसान है, 1-2 बार वीडियो देखोगे हो जाएगा। न्यू वीडियोस जल्दी ही आने वाली हैं। जो आपके यूपी बोर्ड जो एग्ज़ाम है 2025 वाला, यानी कि 2025 में जो अगला एग्ज़ाम है, उसमें बहुत सारी रिएक्शंस जो पूछी जाने वाली हूँ यहाँ पे बताने वाला हूँ। और प्लस एक चीज़ और, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं PYQs, यानी कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको भी यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो वीडियोस को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, थैंक यू।